आज एक मतलब आपको भी बच्चों को शांत कराइए बेटा। एक कार्यक्रम है, बोर्ड पर दिख रहा होगा, विविध प्रश्नोत्तरी। अब तक आपने जो पढ़ा है थोड़ा उसकी जांच परख भी होनी चाहिए। देखिए, समझना एक अलग विषय है और समझी हुई बातों को पांचों को मौसम में था बोलना उसको मरुआइल 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 और ये दो अलग अलग बातें हैं। जो आपने पढ़ा है और समझा है उसे किस रूप में आप कहते हैं, इसे बीच बीच में जांचना भी आवश्यक हो जाता है। यह जांचना आपके व्यक्तिगत स्तर पर भी होना चाहिए। तो कुछ प्रश्न हम पूछें आपसे और आप उसका उत्तर देंगे। आशीष, आशीष आवाज पहुंच रही है आपके यहाँ? यस सर। हाँ, तो आशीष आप ये बताएं, मीरा के पद में जीवन के सार को समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो उसे आप स्पष्ट करेंगे। जीवन के सार को समझाने के लिए मीरा ने कौन सा उदाहरण दिया है? आशीष यदि ना बता पा रहे हो तो आयुष बता सकते हैं, आयुष सिंह। नंदिनी आप बताएं। सर मैं चैप्टर पथिक जब स्टार्ट हुआ तब से ज्वाइन की हूँ। अच्छा, बाद में एडमिशन हुआ है आपका? नो सर, मैं पहले मतलब हिंदी वाला नहीं देख रही थी। अच्छा ठीक। और ये अभिषेक वर्मा, अभिषेक वर्मा बताएं। अभिषेक, सौरभ, यस सर, बताएं सर, एक बार हाँ, पूछिए। और धीरे धीरे बोलिएगा। यस सर, ठीक है। हाँ, सर क्वेश्चन एक बार और पूछिए सर। मीरा ने जीवन के सार को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया है? आपने जो कविता पढ़ी है अपनी पाठ्य पुस्तक से, जीवन के सार को किस उदाहरण से समझाया है?
सर वो भगवान के मतलब जीवन के आधार को भगवान के मतलब भगवान से मतलब वो संबंधित करती हैं। तो बोलती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छांडी दई कुल की कहानी कहाँ करे कोई। इसमें सर थोड़ा और स्पष्ट करें आप, इतना ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इसमें, सोच लीजिए फिर बताइए। चलिए दूसरा कोई, आदित्य यादव। दिव्या। मोनिका। बोले, आपकी आवाज आएगी। सर बताएं सर। हाँ बोलिए। सर मीरा ने अपने जीवन का सार जीवन दही से बताया है और श्री कृष्ण की भक्ति घी से बताई है हाँ हाँ, और बहुत अच्छा। और बचा हुआ छाछ संसारिकता से बताई है। बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न। मीरा ने कहा, छाड़ी दई कुल की कान, छाड़ी दई कुल की कान। नमन कुमार गुप्ता, बताएं आप। जितने लोगों के नाम दिख रहे हैं बैठे हैं ना आप लोग? तो यस सर। किसी छोटे भाई को ना बिठा के चले गए हो इधर उधर? उत्तर नहीं आ रहे हैं क्यों? ये आशीष। सर हम ये चैप्टर पढ़े नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए स्वाध्याय से। सर एडमिशन लेट से हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। ये नेहा। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करें सर। क्वेश्चन एक बार और बोलिए। क्वेश्चन एक बार और बोल दीजिए। मीरा ने कहा, छाड़ी दई कुल की कान कहा करी है कोई। इस पंक्ति का मतलब बताएं। मीरा ने कहा, मैंने क्यों मर्यादा छोड़ दी है, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। मर्यादा से चलिए आयुष सिंह बताएं। सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। मीरा ने कहा, मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। इस पंक्ति का मतलब ये है। मेरा कोई क्या कर लेगा, इसका मतलब क्या? मतलब लोक निंदा की चिंता नहीं है। यस सर। अच्छा, कुल की मर्यादा क्या है? उस की मर्यादा कविता सर के जो आधार हमारे पर इसका मतलब ये होगा कि जो वहाँ परंपराएं चलती थी कि औरतों को बाहर नहीं मतलब निकलना चाहिए, और जैसे विधवा का, चलिए विधवा थी तो वो हाँ उनकी मर्यादा ही तोड़ती जा रही है कृष्ण की भक्ति में। ठीक, बहुत अच्छा।
चलें प्रगति, आप बताएं। नमक का दारोगा। सर सर हाँ बोलें। I joined classes from yesterday. हाँ I joined classes from yesterday. सर कल से ज्वाइन किया है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हिंदी को तो कम से कम हिंदी में बोलिए। नमन कुमार ये हैं। नेहा, नमक का दारोगा पढ़ी है आपने? नो सर, मीरा के पद से पढ़े हैं। चलिए। ये दिव्या, नमक का दारोगा पढ़ी हैं आप? नो सर। आयुष, नमक का दारोगा तो YouTube पर भी होगा, आप देख सकते हैं। यस यूट्यूब पे पढ़े हैं। हाँ YouTube पर है नमक का दारोगा। जो नहीं पढ़ पाए हैं या जिनका एडमिशन बाद में हुआ है वो YouTube पर आपको मिल जाएगा। dvponline.2 ऐसे करके है, सर्च कर लीजिएगा। कृष्णा, कनिष्क सिंह, आप देखिए आप लोग, इसमें आवाज आने लगी। बताएं, अगला प्रश्न है। नमक का दारोगा कहानी में मुख्य दो पात्र कौन हैं? जो बताना चाहें बताएं। सर हाँ कोई एक आदमी। नमक का दारोगा में मुख्य दो किरदार हैं, पंडित आलोपीदीन जो जमींदार का किरदार है और एक वंशीधर। वो आलोपी दिन नहीं है, यहाँ बड़ी सावधानी रखनी है। अलोपी है। हाँ हाँ ठीक। ये ध्यान रखना है। आपने अच्छा बताया। और कोई दूसरा बताएं जो अगला प्रश्न है। नमक का दारोगा कहानी में नायक पात्र कौन है? वंशीधर। वंशीधर। किस आधार पर आप कह सकती हैं कि वंशीधर नायक पात्र हैं? क्या आधार है? कोई बताए। क्योंकि वो इस पाठ में नमक विभाग के दारोगा थे। इसके दूसरे आधार हैं, आपको बताया गया था। देखिए, जो नायक पात्र होंगे उसमें कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, सत्य प्रेम, साहस, ये सारे गुण जिसमें दिखाए जाते हैं उसे नायक पात्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस पाठ में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, साहस इत्यादि ये सारे गुण वंशीधर में दिखाए गए हैं या उनके चरित्र से ये सारे गुण उभर कर सामने आते हैं। इस आधार पर आलोपीदीन को हम नायक पात्र घोषित कर सकते हैं।
अब अंग्रेजी प्रभाव से इसे आप हीरो कहते हैं, और वही यदि सारे गुण यदि स्त्री में है तो वो नायिका कहलाएगी। यही सारे गुण यदि नायिका में है, यदि स्त्री पात्र में है तो वो नायिका कहलाएगी। जितना नायक नायिका आप देखते हैं, जो दूरदर्शन पर आपको दिखाए जाते हैं, चलचित्रों के माध्यम से दिखाए जाते हैं, ये नायक नायिका के किरदार में होते हैं, रोल में होते हैं, ये लोग अभिनय कर रहे होते हैं, इसलिए इन्हें अभिनेता और अभिनेत्री कहा जाता है। सुना होगा आप लोगों ने। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा पाठ में खल पात्र के रूप में आप किसे मानते हैं? खल पात्र के रूप में किसे दिखाया गया है? सर प्रश्न एक बार फिर से दोहराइए सर, साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा। आई नमक का दारोगा पाठ में खल पात्र के रूप में, जैसे फिल्मों में आप नायक और खलनायक कहते हैं, तो जो हीरो होता है उसे आप नायक कहते हैं। और एक ऐसा पात्र भी होता है जो नायक के गुणों के ठीक विपरीत गुणों को रखता है। वो बेईमानी का साथ देता है, बेईमानी का काम करता है, चोरी करता है, कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता है। ये सारे चरित्र जिसमें दिखाए जाते हैं वो खल पात्र होता है। तो इस आधार पर इसमें खल पात्र किसे मानेंगे आप? सर इस आधार पर हम पंडित आलोपीदीन को खल पात्र के रूप में जानेंगे, क्योंकि वो हाँ ठीक है, ठीक है, बोलिए, कारण भी बता सकते हैं। सर क्योंकि वो उसके ठीक विपरीत थे। वो जो हमारे वंशीधर थे वो अपने धर्म के पालन कर रहे थे, जबकि जो आलोपीदीन जी थे वो धन को पैरों तले मतलब कुचलने में विश्वास रखते थे। हाँ, और उनके लिए धन ही सब कुछ था। ठीक। दो शक्तियों के संग्राम की बात इसमें कही गई है। पंडित आलोपीदीन और वंशीधर के संघर्षों के माध्यम से दो शक्तियों के महासंग्राम की बात इसमें कही गई है। भावनात्मक तौर पर दो शक्तियों के संग्राम या संघर्ष की बात कही गई है। तो वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जिनके संग्राम की बात कही गई है इसमें? या वो कौन से बिंदु हैं जिस पर संघर्ष हो रहे हैं? जी सर। सर वो धन और धर्म की शक्तियों के बीच संग्राम की बात कही गई है। बहुत अच्छा। और इसमें बताया गया है कि धन ने धर्म पे उछल कर आक्रमण किए, लेकिन धर्म पीछे नहीं हटा, ना वो दबा। लेकिन वो दबा नहीं, धन के प्रभाव में आकर वो दबा नहीं, वो अपने आप पे अडिग रहा। यहाँ ये समझाया गया है। बहुत अच्छा। धर्म के रूप में कौन है यहाँ? वंशीधर हैं। वंशीधर। और धन के रूप में आलोपीदीन है। धर्म जो है अपना अदम्य साहस दिखाया है। अदम्य समझ रहे हैं? अदम्य, इन शब्दों को भी सुनना है और याद रखना है। अदम्य साहसी हैं वंशीधर। अदम्य का मतलब जिसे दबाया न जा सके, अदम्य साहस। हाँ। कई बार साहस में ऐसा होता है, व्यक्ति साहस दिखाता है और जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो वो डिग जाता है। लेकिन अदम्य साहस वह होता है जो अपने पथ से हटता नहीं, चाहे परिस्थितियां कितना हो विपरीत हों।
चलिए आगे। वंशीधर, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनेंगे इससे, तो हर पार्ट से ही बन सकते हैं। अब ये प्रेमचंद जो नाम है, इस पर एक प्रश्न बनेगा कि प्रेमचंद का छद्म नाम क्या है। आवाज स्पष्ट जा रही है आप लोगों के यहाँ तक? ठीक है, आवाज ठीक है। छद्म नाम मूल नाम धनपत राय। को धनपत राय। धनपत राय। नहीं रुकिए, छद्म नाम यानी ये देखिए, आप देख पा रहे हैं? हाँ सर। छद्म नाम लिखा हुआ है, तो ये छद्म का मतलब छिपा हुआ, जिसे आप हिडन कह सकते हैं। हिडन, छिपा हुआ। प्रेमचंद शुरुआती दौर में उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से। तो जब उनकी प्रतियां बाधित हुई, तो अंग्रेजों के विपरीत लिख रहे थे, अंग्रेजों का शासन था, तो रोक लगा दी गई इनकी प्रतियों पर, इनके लेखों पर। तो उसके बाद नवाब राय ने अपना नाम परिवर्तित कर दिया, नाम बदल दिया, और नाम बदल करके प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। तो इनके बचपन का नाम जो है वो धनपत राय, लेखकीय जीवन में नवाब राय के नाम से आए, और जब इनकी रचनाएं जब्त की गई, प्रतिबंधित की गई, तो उसके बाद इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया और प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। बाद में ये प्रेमचंद के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। तो प्रेमचंद का छद्म नाम प्रेमचंद ही है, ये इनका छद्म नाम ही है। इस हिडन नेम से ही वो लिखते थे, और बाद में प्रकाश में आ गया। तो सर जब कभी, छद्म नाम मतलब? अरे भैया अभी तक तो वही बता रहे थे बाबू, क्या सुना आपने? छद्म नाम एक बार मतलब और बता दीजिए। छिपा हुआ नाम, छिपा हुआ, जैसे नाम किसी ने बदल लिया अपना, ताकि लिखता भी रहूं और ये ना समझ पाए कि कौन लिख रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता रहे साहित्य जगत पर। ठीक है ना? छद्म नाम कहा जाता है। तो वो परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां। कई बार ऐसा होता है कि जो लेखक या कवि होते हैं, तो अपनी बात को स्पष्ट रूप में कहने में किसी प्रकार का संकोच हो सकता है, या विषम परिस्थितियां हो सकती हैं कि वो कह ना पाए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि सत्य कहने में बड़ा सोच समझ करके बोलना होता है। कई बार तो आपने ये भी सुना होगा कि आप अपना विचार रखें। आप ही लोगों को कई बार मंच पर बुला दिया जाता होगा, किसी भी व्यक्ति को बुला दिया जाता है जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे प्रतिनिधि हैं, नेता लोग हैं, या कोई महापुरुष भी हो सकता है। बुलाया जाता है कि अमुक विषय पर जो है आप अपना विचार रखिए। तो देखिए देश और समाज में बहुत सारी विविधताएं होती हैं, बहुत सारे वर्ग होते हैं, उनकी अलग अलग मन स्थिति होती है।
सोचने का नजरिया और तौर तरीका भी अलग अलग होता है। तो वैसे में आप या कोई भी व्यक्ति जब अपने विचारों को रखेगा तो कहीं ना कहीं वैचारिक टकराहट आरंभ हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है, ऐसे है, ये बात सत्य नहीं है, ये बात सत्य है। तो ऐसी परिस्थिति में भले ही किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप अपना विचार रखिए, वो निश्चित रूप से जब वो अपना विचार रखेगा और सामाजिक परिस्थितियों को जब ध्यान में रखेगा, उसके दूरगामी परिणाम को सोचेगा, जिस समाज में उसे रहना है उन्हीं लोगों के बीच, तब वो सोच समझ करके बोलेगा। ध्यान दीजिएगा। और जब भी विचार रखने के पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करेगा व्यक्ति, तो अपने विचार के साथ वो न्याय नहीं कर पाएगा। तो या तो वो खूब सोच समझ करके बोलेगा, जो परिस्थितियों की मांग है तत्कालीन परिस्थिति में, उस समय वही सत्य है, वही कहना उचित है, सत्य चाहे जो भी हो, उस आधार पर वो बोल जाएगा। एक ये बात है। दूसरी बात कि पूर्णतया अपने विचारों को ही खोल के रख देगा, उसमें भी कई तरह की बातें होंगी। एक तो जोरदार समर्थन होगा, दूसरा जोरदार विरोध होगा, तीसरा ये भी हो सकता है कि कुछ समर्थन मिले कुछ विरोध हो। और तटस्थता तो हर जगह होती है, कुछ लोग तटस्थ रहते हैं, वो हमेशा ही रहते हैं और रहेंगे। कई बार ऐसे कवि और लेखक भी हुए हैं जब सामने वो नहीं बोल सकते तो छद्म नाम का सहारा लेते। तो ये आपको मिलेगा हिंदी साहित्य में, जब आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा, बहुत सारे लोगों के छद्म नाम मिलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि फलां व्यक्ति ने इस नाम से, फलां व्यक्ति ने इस नाम से। अभी फिलहाल एक ही जानिए आप। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने अपने विचारों को एक योद्धा की तरह समाज के विपरीत भी खड़ा होकर के बोल दिया। जैसे कबीर साहब थे, कबीर साहब के समय में जो परिस्थितियां थी, जो भी सामाजिक वैषम्य के कारक थे, या फिर जो सामाजिक दुर्व्यवस्था, रूढ़ियां थी, अंधविश्वास थे, उन्हें प्रस्तुत करने में, उनका भंडा फोड़ने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, सामने खड़े हो गए। विरोध भी खूब हुआ, इन्होंने अपने सत्य की आवाज भी खूब लगाई। तो ऐसे ऐसे योद्धा युगांतरकारी होते हैं, ये कभी कभार धरती पर आया करते हैं। इसमें बहुत साहस की जरूरत होती है। अपनी चिंता ही न हो वो एक अलग विषय हो जाता है। तो प्रेमचंद के समय में भी जो विपरीत परिस्थितियां थी, अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, तो अंग्रेजों के विपरीत, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विपरीत जो कुछ भी वो लिख रहे थे, अब देखिए आप लोगों को ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो स्थापित हुई, उसमें कोई सैनिक लड़ाई नहीं हुई। ऐसा नहीं कि कोई सेना लेके आया और सबको गुलाम बना दिया। वो धीरे धीरे हमारे और आपके बीच में रहने वाले लोगों को ही अपने शिकंजे में लिया, अपने पक्ष में लिया, और लेने के कारण नौकरियां भी दी जाती थी। आज जैसे सरकारी व्यवस्था है, सरकारी नौकरियां आप पा रहे हैं, उसी तरह से अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी सरकारी नौकरी थी। तब सरकार अंग्रेजों की थी और हमारे ही लोग उसमें नौकरी करते थे।
और हमारे ही लोगों से, हमारे लोगों के बीच साम्राज्य विस्तार का काम हुआ, सारी व्यवस्था लागू हुई। और हमारे ही लोगों में से कुछ लोगों ने समझा इस कूटनीति को, तो आवाज उठाई। तो हमारे ही लोगों में से कुछ लोगों ने अपने लोगों को समझाना शुरू किया। भाई ये तो शासन व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमें सर्विस भी दे रही है, हमारे अधिकांश लोगों को दे रखी है, लेकिन ये धीरे धीरे जिनको सर्विस दे रखी है उनके लिए भी घातक है, उनके लिए एक लंबे समय के बाद घातक साबित होगा। और वर्गवार जो कमजोर लोग हैं वो तत्काल प्रभावित हैं। क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर देश में शासन व्यवस्था चल रही थी, लेकिन हमारे देश में भी विद्वान हुए हैं, एक से एक लेखक हुए। उन लोगों ने शासन व्यवस्था को समझा, समाज व्यवस्था को समझा, और लिखने के लिए क्या किया? आपने पढ़ी होगी दो बैलों की कथा, पढ़ा है आप लोगों ने? कितने लोग यस पढ़े? सर। हाँ यस सर। ठीक है। तो दो बैलों की नहीं। कथा में एक पंक्ति में यदि आपसे पूछा जाए, एक पंक्ति में कि इस पाठ में बताया क्या गया है, कोई बताए तो एक विद्यार्थी आप लोगों में से। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने जो कहना चाहा है उसे एक पंक्ति में बताएं आप, एक लाइन में। पहले सोच लीजिए फिर बताइए। सर एकता। नहीं, उसमें बहुत सारी बातें हैं, पूरी स्टोरी में आप उलझ जाएंगे। सुनिए, देखे होंगे जूस वगैरह निकाला जाता है तो मूल अर्क आ जाता है, शेष जो वर्ज्य पदार्थ है वो अलग हो जाता है। हालांकि इसमें तो वर्ज्य पदार्थ कुछ है ही नहीं, सब कुछ है, साभिप्राय है। ये समझिए कि जो दो बैल हैं वो श्रेष्ठ हैं, ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन वो जाके कैद खाने में बंद हो जाते हैं पशुओं के बारे में। वहां पर देखिएगा प्रेमचंद ने लिखा है कि जब बाड़े की दीवार गिरा दी गई तो कुछ पशु तो उसमें से भाग गए, और अभी भी कुछ गधे ऐसे थे, पढ़िएगा 9वीं में है ना, 9th में है। हाँ सर। दो बैलों की कथा फिर से एक बार पढ़िएगा आप, कि जब पशुओं को कैद जहां किया गया था काजी हाउस में, जब हीरा मोती उसमें जाते हैं और दीवार को गिरा दिया जाता है तो कुछ पशु तो भागते हैं और कुछ जो है उसी में बैठे हुए हैं, यानी आज़ादी का अवसर मिलने के बाद भी वो आज़ाद होना नहीं चाहते, वो गुलामी में अभ्यस्त हो चुके थे। ऐसे लोगों को गधा कहा प्रेमचंद ने। तो सिर्फ ये जो चार पैर वाले जो गधे हैं इन्हें ही संबोधित नहीं किया उन्होंने। वो जो दो बैल हीरा मोती थे क्या थे? वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो देश में कैद थे उन पशुओं के माध्यम से उन कैदी लोगों को आजाद होने की प्रेरणा दिया है पशुओं के माध्यम से। लेकिन इस कहानी को क्यों चुना? वो एक तरह से हिडन पॉलिसी ही समझिए कि ये कहानी जब लिखे तो देश के विद्वान थे, वो समझ गए कि प्रेमचंद बताना क्या चाह रहे हैं। आजादी के लिए संघर्ष करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और अंग्रेजों को इस कहानी से तो बस यही लगता होगा कि प्रेमचंद वो बैल किसान, चूंकि उस समय कृषक वर्ग था हमारे देश में पर्याप्त संख्या में, तो यहाँ की समाज व्यवस्था के आधार पर अंग्रेजों ने यही सोचा होगा कि ये तो किसान बैल और गधों की बात हो रही है। लेकिन कहा गया है खग जाने खग ही की भाषा। यहाँ का जो विद्वान वर्ग था हमारे देश का,
प्रेमचंद की कहानी के माध्यम से वो समझ गया कि हमें संगठित होकर के आज़ादी के लिए प्रयास करना चाहिए। सिर्फ एक आध बैल सरीखे जो दिन रात संघर्ष करते हैं, उन्हीं के सहारे हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता है। अन्य पशुओं को भी, अन्य छोटे बड़े पशुओं को भी, अन्य सभी लोगों को प्रयास इसमें करना चाहिए। ये बात उसमें बताई गई है। आप समझ रहे हैं विद्यार्थी? बात समझ में जी आई? सर। हाँ सर। में सिर्फ वो बैलों की कहानी नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर्स की बात की गई है। तो इसी तरह से जो भी कहानी आप पढ़ेंगे, तत्कालीन परिस्थिति में समझने का प्रयास करेंगे, उस कहानी में कहानीकार ने बताना क्या चाहा है, हमसे क्या अपेक्षा रख रहा है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। आप पढ़ने के बाद सिर्फ पास होंगे, सर्विस पाएंगे, या आगे के जीवन में आपको भी कुछ काम करना है इस कहानी से संबंधित, ये बातें बताने के लिए चीज लिखी जाती है। तो प्रश्नोत्तर भी आप तैयार करेंगे, साथ में कथा के मूल स्वर को भी आप समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से और भी जो आप कहानियां पढ़ेंगे, जैसे बाज और सांप पढ़ा आपने? बाज और सांप याद आ रहा है? 7वीं 8वीं में कहीं होगा, 7वीं 8वीं में होगा कहीं, बसंत भाग 2 में होना चाहिए। किसी को भी नहीं याद आ रहा है? यस सर, बाज और सांप। बाज उड़ते हुए आया और सांप की गुफा में गिर गया, याद आ रहा है? ये घायल था हाँ, वो। घायल था, लहूलुहान यस था। सर। के लिए गीत गाया। सर्प पूछ रहा है क्यों उड़ते हो, गिर जाते हो, आखिर उड़ने में क्या रखा है? और बाज पूछता है कि सिलन भरी गुफा में तुम रहते कैसे हो, इसमें तो बदबू आ रही है। याद आया? यस सर। हाँ इस कहानी को फिर से एक बार पढ़िएगा, 20 मिनट लगेंगे, और फिर आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि बाज के माध्यम से और सांप के माध्यम से कहानीकार बताना क्या चाहता है। जब भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए बाज और सांप आपने पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। तो क्या पढ़ा है? तो आप पूरी की पूरी स्टोरी बताना शुरू करते हैं। तो सिर्फ उसमें स्टोरी बताना उद्देश्य नहीं है, आप देखें बाज और सांप के माध्यम से क्या बताना चाहिए। इस तरह की स्थितियां तभी आती हैं जब कहीं ना कहीं अपनी बातों को वो सीधे तौर पर लेखक नहीं कह पाता है, वो तभी इस नीति का वो प्रयोग करता है। तो आप समझेंगे कभी कभी रोचक बनाने के लिए भी प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बंसीधर के चरित्र में एक चीज और बताएं, बंसीधर के चरित्र में जो सबसे अच्छी विशेषता दिखाई गई है, जो हाईलाइटेड है इस चैप्टर में, वो क्या है? कोई बताए? कर्तव्यनिष्ठ, उनको जो कर्तव्यनिष्ठ कहेंगे, ये हाईलाइटेड है। और भी है, सत्य भी है, ईमानदारी है, बहुत चीजें दिखाया है उन्होंने, लेकिन जो उनको दारोगा की नौकरी दी गई है उसे बड़ी ही निष्ठा के साथ वो कर रहे हैं। तो ठीक है, और भी प्रश्न हम पूछेंगे आप लोगों से। हमने इसलिए पूछा कि थोड़ा सा पुनरावृत्ति हो जाएगी और आप जो पीछे जो छूट गया है उसे आप थोड़ा दोहराते भी रहेंगे। तो आशा है आप पढ़ेंगे। आभार, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।